अर्लियर थ्योरी में सबसे पहले जो थ्योरी है वो है प्रोफेसर इमैनुअल कांट। प्रोफेसर इमैनुअल कांट जर्मनी के स्कॉलर हैं और उन्होंने 1755 में अपनी जो हाइपोथेसिस जो है वो अपनी परिकल्पना अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में दी थी। प्रोफेसर इमैनुअल कांट वाज जर्मन स्कॉलर हु पुट forward his hypothesis in 1755. According to him, primordial matter. What do you mean primordial matter? Those matter formations of earth, जो मैटर अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं उनको हम प्रीमोडियल मैटर का नाम देते हैं। प्रीमोडियल मैटर के अंदर जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं और अदर्स जो एलिमेंट्स जिससे हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है उसको हम प्रीमोडियल मैटर का नाम देते हैं। वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड in the shape of small and cold particle from which our earth and other planets of solar system were formed। इसमें कहा गया है कि प्रीमोडियल मैटर जो हमारे यूनिवर्स के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो इधर उधर फैले हुए थे, बिखरे हुए थे समान रूप से। ये स्मॉल शेप के अंदर थे, छोटे छोटे शेप के अंदर थे और कोल्ड पार्टिकल थे, बहुत ही जो ठंडे थे। ये इनका तापमान बहुत ही कम था। फ्रॉम विच आवर अर्थ आर अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम वर फॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा कि ये सभी टाइप्स के जो प्रीमोडियल मैटर थे इनका इवनली डिस्ट्रीब्यूशन था पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे स्पेस के अंदर। इनका टेम्परेचर लो था, स्मॉल पार्टिकल थे और इनके फॉर्मेशन से ही, इनके आपस में एक दूसरे से जुड़ने से ही हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ ही हमारे सोलर सिस्टम का भी फॉर्मेशन हुआ। इमैनुअल कांट जो जर्मनी के दार्शनिक थे, उन्होंने अपने इस सिद्धांत के अंदर बताया कि जो प्रीमोडियल आद्य पदार्थ थे इनके ठंडा और समान रूप से कणों के रूप में बिखरा हुआ ये पदार्थ थे जिससे हमारी पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। इसके आगे उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रीमोडियल मैटर थे वो कंसिस्ट कैसे हुए, एक दूसरे से इकट्ठे कैसे हुए और किस टाइप से हमारे सोलर सिस्टम का, सन का और अदर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके आगे इसकी कोई जानकारी इन्होंने प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके कारण से इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। नेक्स्ट जो थ्योरी थी उसमें दिया गया है लाप्लेस। लाप्लेस जो थे वो फ्रांस के मैथमेटिशियंस थे जिन्होंने अपनी थ्योरी 1796 के अंदर पब्लिश्ड की। तो इसमें लाप्लेस वाज फ्रेंच मैथमेटिशियंस हु पुट फॉरवर्ड हिज हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन्स ऑफ द अर्थ in 1796. According to Laplace, the primordial matter exists in the form of intensely hot and rotating gas mass। इसको आपको ध्यान से समझना है कि जो हमारे प्रीमोडियल मैटर थे जिसको इमैनुअल कांट ने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमारे यूनिवर्स में कहाँ से आए, और लाप्लेस ने भी इनको नहीं बताया कि ये कहाँ से आए। तो ये प्रीमोडियल मैटर थे, ये इवनली हमारे यूनिवर्स के अंदर जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, फैले हुए थे। लाप्लेस ने इनको बताया कि प्रीमोडियल मैटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसली हॉट, ये बहुत ही गर्म थे, तथा एंड रोटेटिंग गैसेस मास इन द बिगिनिंग, और प्रारंभ के अंदर ये मंद गति से घूम रहे थे। रोटेटिंग गैस मास इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर ये तेजी से धीरे धीरे घूम रहे थे, स्लो स्पीड से घूम रहे थे। दिस हॉट एंड स्लोली रोटेटिंग गैसेज मास वाज कॉल्ड नेबुला। तो ये ध्यान रखना है, नेबुला क्या है? हॉट एंड स्लोली रोटेटिंग गैस मास इज नोन एज नेबुला। जो गैस के कण थे, जो प्रीमोडियल मैटर थे, वो धीरे धीरे सर्कल के अंदर घूम रहे थे, तो इस पूरे घूमने वाले ग्रुप को नेबुला का नाम दिया गया। जो नेबुला थी इसकी अदर डेफिनेशन या जो है वो आ जाती है, द ग्रुप ऑफ प्रीमोडियल क्लाउड इज नोन एज नेबुला। नेक्स्ट डेफिनेशन ये आ सकती है इसके अंदर, द ग्रुप ऑफ क्लाउड्स
ग्रुप ऑफ रोटेटिंग क्लाउड्स इज नोन एज नेबुला। घूमते हुए गैस के बादल, घूमते हुए गैस के बादलों को नेबुला का नाम दिया गया। जैसे कि इसके अंदर आ जाते हैं कि जो हमारे प्री मोडियल मैटर थे ये गैस फॉर्म के अंदर थे और ये क्लाउड्स के रूप में, बादलों के रूप में जो थे वो घूम रहे थे। तो ये जो बादलों के रूप में घूम रहे थे, तो ये बादलों के रूप में घूम रहे थे, तो इनको लाप्लेस ने जो है वो नेबुला का के रूप में डिफाइन कर दिया। ये सारे क्लाउड्स थे, गैस के क्लाउड्स थे। इन गैस के क्लाउड्स को रोटेटिंग हो रहे थे, ये नेचुरली प्रोसेस से ही, प्राकृतिक रूप से ही ये घूमने लग गए। तो इन घूमते हुए गैस के बादलों को नेबुला का नाम दिया गया। द रोटेटिंग गैस मास इज नोन एज नेबुला। ये भी ले सकते हैं कि घूमते हुए बादलों के समूह को या गैसों के समूह को नेबुला का नाम दिया जाता है। तो ये इसमें सिंपल सा लिखा ही हुआ है, द रोटेटिंग गैसेज मास वाज नेबुला आफ्टर विच इट इज कॉल्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस। इसलिए इस नेबुला के नाम से ही लाप्लेस की जो हाइपोथेसिस थी उसको नाम दिया गया नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेबुलर हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं निहारिका सिद्धांत। क्या नाम देते हैं इसको? निहारिका सिद्धांत। एज द टाइम पास, जैसे ही समय निकलता गया, द गैसेज मास कूल्ड, जो हमारे हॉट गैस मास थे जो रोटेटिंग हो रहे थे, इनका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ और इनका टेम्परेचर रिड्यूस होने से इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। कोई भी जो वस्तु होती है जब उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो उसका वॉल्यूम भी जो होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और वॉल्यूम रिड्यूस होता है, रोटेटिंग कोई भी गुड्स होती है तो उसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये स्पीड जो इंक्रीज होती है, इस स्पीड इंक्रीज होने का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोई भी घूमती हुई चीज होती है और जब उसका रेडियस रिड्यूस हो जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। तो इस कंडीशंस के अंदर प्रोसेस होता है, जब ये प्रोसेस होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इंक्रीज होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो रिड्यूस होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज होने और ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होने से जो रोटेटिंग क्लाउड्स थे उनका अपर पार्ट जो था, जो ऊपर का भाग था, वो सेपरेट हो गया और रोटेटिंग गैस मास के चारों तरफ ही घूमने लगा। इसको जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं डायग्राम पे। डायग्राम में आप देखिए इसमें कि ये हमारे क्लाउड्स का ग्रुप था, ये पूरा क्लाउड्स का ग्रुप था जो रोटेट हो रहा था, पूरा घूम रहा था, जिसको हमने नेबुला का नाम दिया था। जब ये नेबुला का टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, इसका तापमान जो है वो रिड्यूस हुआ, तो इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो आयतन है वो रिड्यूस हो गया। जो इतने आयतन के अंदर था, वॉल्यूम के अंदर था, वो इसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने से जो इसकी स्पीड थी वो स्पीड क्या हुई? फास्ट हो गई। और स्पीड फास्ट होने से ये फिजिक्स के लॉ हैं कि कोई भी घूमती हुई वस्तु होती है जब उसका आयतन कम हो जाता है तो उसके आयतन कम होने से उसकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। और स्पीड ऑटोमेटिक होती है तो उसमें टू फोर्स होते हैं, उनका जो फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक फंक्शन जो होता है जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो आउटर साइड से सेंटर की ओर अपना फोर्स लगाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंटर से आउटर साइड की ओर अपना फोर्स लगाता है। जब ये इन दोनों फोर्स में डिफरेंस आ जाता है तो जोन सा भी फोर्स इसके अंदर हाई हो जाता है तो गुड्स जो होती हैं वो उसी की ओर मूव होने लग जाती है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हाई हो जाता है तो इसका वॉल्यूम है वो और रिड्यूस हो जाता, इसका रेडियस है वो और घट जाता, और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक हो जाता है तो इसके आउटर सरफेस की जो गुड्स होती हैं वो इससे छिटक करके दूर जाती हैं, इससे छिटक करके क्या जाती हैं? दूर जाती हैं। तो ऐसे ही जैसे कि इसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स रिड्यूस हो गया, जिससे जो रोटेटिंग क्लाउड्स था, इस रोटेटिंग क्लाउड्स का एक पार्ट जो है वो
इससे सेपरेट हो गया, इससे सेपरेट होकर के इसी के चारों तरफ जो है वो रोटेटिंग करने लग गया। ये लेयर सी एक अपनी बन गई। ये लेयर बनते ही इसे एक लेयर अलग से ही सेपरेट होते ही ये लेयर जो है वो इससे अलग हो गई। इस लेयर का सेपरेट होते ही और इसका टेम्परेचर है वो फास्टली डिक्रीज हुआ और जो इसके अंदर गैसेज और प्री मेडियल जो मैटर थे वो कंसिस्ट हुए और कंसिस्ट होकर के हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स थे उनका फॉर्मेशन होने लगा। जो बीच का पार्ट था हमारा नेबुला का वो हमारा सन हो गया और ये आउटर पार्ट के अंदर जो है वो हमारे प्लैनेट बन गए। तो ये लाप्लास की थ्योरी है। तो इसमें आगे हम पढ़ते हैं और इनको एक एक के बारे में अंडरस्टैंडिंग करते हुए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, नेबुला आफ्टर विच इज कॉल्ड द नेबुला हाइपोथेसिस। एट द टाइम पास द गैसेज मास कोल्ड एंड वॉल्यूम डिक्रीज। ये भी मैंने बताया था, जो गैस का मास था ये आपका इतना था, ये कूल होकर के और ये डिक्रीज हो गया। कूल हुआ तो इसका जो रेडियस था वो रिड्यूस हो गया, ये घट गया और इसका वॉल्यूम भी है वो कम हो गया। ये कम होते ही और इसमें इसकी स्पीड इंक्रीज हुई। आगे देखिए, द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द रोटेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल। जब इसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर से आउटर साइड्स की ओर जो मैटर था उसको पुश कर रहा था, धकेल रहा था, उस फोर्स के अंदर सडनली स्पीड के साथ साथ ही इसकी फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज हुआ। रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सडीड द ग्रेविटेशनल फोर्स ए रिंग मूव। जब ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीड हो गया तो उस कंडीशंस के कारण से जो रोटेटिंग गैस मास था उसके चारों तरफ एक रिंग बन गई। जैसे कि ये पार्ट था और इसके वॉल्यूम रिड्यूस होने के बाद इसके चारों तरफ जो है वो एक रिंग शेप के अंदर इसका मैटर टूट करके इससे सेपरेट होकर के इसके चारों तरफ है वो रोटेट करने लग गया। ये पार्ट ये इसके चारों तरफ रोटेट करने लगा। जब ये पार्ट रोटेट करने लगा इसके चारों तरफ तो इसका टेम्परेचर फास्टली सडनली अचानक से रिड्यूस होने लगा और रिड्यूस होकर के जो इसमें गैस के मास थे ये सॉलिड पार्टिकल्स और अदर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होने लगे और हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। जो ये बीच का पार्ट था ये आपका सन बन गया। जो नेबुला का बीच का पार्ट जो सेपरेट नहीं हुआ था वो सन था और सन के चारों तरफ ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये घूमने लगे और धीरे धीरे इनकी जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से इंक्रीज होने लगी। आज भी ये डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। तो आगे हम पढ़ते हैं इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स ए रिंग मूव अवे फ्रॉम द नेबुला एंड ब्रोकन इनटू द मैनी स्मॉलर रिंग्स। और धीरे धीरे वो छोटी रिंग्स के अंदर टूट गई। दीज रिंग्स ऑन कूलिंग बिकॉज प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ये रिंग ठंडे होकर के हमारे प्लैनेट्स और जो सैटेलाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन किया। द रिमेनिंग सेंटर पार्ट ऑफ नेबुला इज द प्रेजेंट सन। और नेबुला का जो शेष भाग बचा था बीच में वो हमारा प्रेजेंट सन है। इस हाइपोथेसिस के अंदर लाप्लास ने अर्थ के और प्लैनेट्स के और सन के फॉर्मेशंस की इंफॉर्मेशन दी, लेकिन यह नहीं बताया कि ये प्रीमोर्डियल मैटर यूनिवर्स में कहाँ से आए, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये क्यों हुआ, ये रोटेशंस मोमेंट में क्यों आए, इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसके बाद आगे कांट और लाप्लास दोनों ने अपने एक कंबाइंड हाइपोथेसिस दी जिसको उन्होंने
इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। बोथ कांट एंड लाप्लेस बिलीव दैट द ओरिजिनल मास ऑफ गैस कूल्ड एंड बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट। लाप्लेस और कांट दोनों की विचारधारा व्यक्त की गई कि आद्य पदार्थ ठंडा होकर के सिकुड़ने लगा, कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे। जब ठंडे हुए तो जो पार्टिकल्स थे, प्रीमोडियल मैटर थे, वो एक दूसरे से कंसिस्ट होने लगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने लगे। द रोटेशनल स्पीड इंक्रीज एज ए कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग कोई भी रोटेटिंग चीज घूम रही होती है और उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम एंगुलर मोमेंटम्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास, एंगुलर वेलोसिटी एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी के रूप में पढ़ते हैं। अर्थात इसके अंदर कोणीय संवेग का नियम जो आता है, एंगुलर मोमेंट आता है, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। मास, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड होती है वो आती है, एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, और रोटेटिंग जो बॉडी होती है उससे उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उससे हम एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम को प्राप्त करते हैं। तो इसको सिंपल से रूप में ये लेना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मीन्स होता है रोटेटिंग जो भी कोई गुड्स होती है और उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो जो स्पीड इंक्रीज होती है उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हैं। Thus, if the radius of the rotating body is reduced, क्योंकि वो कूल हो रही थी, गैसेज मास थे, गैस के बादल थे, जैसे ही वो कूल होकर के उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ, उसका आयतन जो है वो घटा, तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। रिड्यूस द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, तो उसकी एंगुलर कोणीय वेग थी, जो उसके किनारों की जो स्पीड थी वो तेजी से बढ़ी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम the sum total of angular momentum is rotating body remaining the same। उसकी जो कोणीय वेग थे, जो उसके किनारे थे, उसकी स्पीड जो है वो तेजी से बढ़ी, और तेजी से बढ़ करके जो इनर पार्ट थे वो सेम रहे, उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं हुई, जिसके कारण से उसमें एक रिंग के रूप में अपर पार्ट जो थे वो उससे सेपरेट हो गए। जैसा कि इसके अंदर दिया गया है कि ये पार्ट था आपका, ये पार्ट था, टेम्परेचर रिड्यूस होने से ये रिड्यूस हो गई, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, ये वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, इसका वॉल्यूम रिड्यूस होते ही इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। लेकिन लाप्लेस और कांट कह रहे हैं कि जब इसकी स्पीड इंक्रीज हुई तो वो जो स्पीड हुई वो केवल उसके सरफेस पे हुई, उसके आउटर साइड के अंदर हुई, इंटर पार्ट के अंदर वो स्पीड इंक्रीज नहीं हुई। इंटरनल पार्ट्स के अंदर जब स्पीड इंक्रीज नहीं हुई, आउटर साइड में स्पीड इंक्रीज हुई, तो उससे उनकी स्पीड में डिफरेंस होने से ये दो पार्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक पार्ट आउटर लेयर का हो गया, एक इनर लेयर का हो गया। आउटर लेयर्स के जो पार्ट थे उनका टेम्परेचर फिर रिड्यूस हुआ और वो हमारे प्लैनेट्स और सैटेलाइट में कन्वर्ट हो गया, जबकि इनर पार्ट जो है वो सन के रूप में ही बना रहा। तो ये कांट और लाप्लेस ने जो अपनी थ्योरी दी, उसके अंदर जो लाप्लेस की थ्योरी में कुछ कमियां रही थी उनको वो दूर करने के लिए इस प्रकार की ये थ्योरी दी। उसके बाद जो है वो अर्लियर थ्योरी के अंदर जो न्यू थ्योरी आई, जो न्यू हाइपोथेसिस आई, वो दी गई इन द ईयर 19वीं शताब्दी के अंदर ये आई। चैम्बरलिन एंड मोल्टन, चैम्बरलिन और मोल्टन इन दोनों ने मिलकर के ये अपनी एक थ्योरी दी। पुट फॉरवर्ड द पेलेनिजेमल्स भी होता है ये, और प्लेटेनिजेमल्स भी बोलते हैं इसको। पेलेनिजेमल्स का हिंदी में अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मीन्स ग्रहाणु, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऊपर जैसे कि हमने उसका नेबुला का नाम दे दिया था, इन्होंने उसका नाम दे दिया प्लेनिजेमल्स। प्लेनिजेमल्स ग्रहाणु हाइपोथेसिस का नाम दिया, अकॉर्डिंग टू विच द
वंडरिंग स्टार। तो उन्होंने कहा कि वंडरिंग स्टार जो स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा प्लेनिजेमल्स का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इकट्ठे हो गए, ये सारे इकट्ठे हो गए और प्लेनेजिमल्स का नाम इन्होंने इसको दे दिया, ग्रहणों का नाम दे दिया, क्योंकि ये सबसे पहले जो थे वो हमारे गैस पार्टिकल्स के अंदर ही थे। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि वंडरिंग स्टार मीन्स इस प्लेनिजेमल्स के नियर बाई कोई घूमता हुआ जो दूसरा स्टार जो है वो ग्रुप ऑफ प्लेनिजेमल्स जो इससे बड़ा था वो इसके पास आता है, घूमता हुआ वंडरिंग करता हुआ वो इसके पास आता है। जब इसके पास आता है तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से इस प्लेनिजेमल्स के जो फर्स्ट वाला प्लेनिजेमल्स था इसके कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जब ये यहाँ पर आता है वंडरिंग करता हुआ इधर आता है तो ये घूमता हुआ इधर आता है तो इसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। जब ये अट्रैक्ट होते हैं और ये वंडरिंग करता हुआ फार डिस्टेंस कवर कर जाता है, अधिक दूरी तय कर जाता है, तो ये प्लेनिजेमल्स जो होते हैं ये वापस फर्स्ट वाले जो प्लेनिजेमल्स होते हैं उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं और इसके सराउंडिंग के अंदर ही ये क्या करने लग जाते हैं, रिवोल्यूशन करने लग जाते हैं, इसके चारों तरफ घूमने लग जाते हैं। ये इस प्रकार से ये जैसे ही दूर चला गया, ये नजदीक था तो ये था, फिर और दूर आया तो ये यहाँ पर आ गया, ये घूमते हुए इससे दूर चले जाते हैं और ये इससे सेपरेट हो जाते हैं। ये सेपरेट होते हैं तो वापस इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने अंदर जो है वो नहीं समा पाती है और ये इसके सराउंडिंग एरिया के अंदर इसका रिवोल्यूशंस करते हैं और धीरे धीरे ये सेपरेट होकर के आपके क्या बन जाते हैं, प्लेनेट और सैटेलाइट बन जाते हैं। ये बन गया, ये बाकी का जो प्लेनिजेमल्स बचा था ये आपका सन रहा और सन के बाहर के जो पार्ट थे ये आपके क्या बन गए, प्लेनेट्स और सैटेलाइट्स। तो ये मोल्टन जो था और चैम्बरलेन था उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस के अंदर दिया जिसको हम वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। वंडरिंग स्टार अप्रोच्ड द सन एंड exerts its gravitational pull on the sun. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. सोलर सरफेस जो प्लेनिजेमल्स था उसको सोलर सरफेस, सोलर का नाम दिया इसने। तो सोलर सरफेस से जो है वो वंडरिंग स्टार के कारण से कुछ जो पार्ट जो हैं वो उससे क्या हुए, सेपरेट हो गए। मटेरियल सेपरेट फ्रॉम द सोलर सरफेस स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड condensed into the planet at the later stage। और उसके बाद वो उसका रिवोल्यूशंस करने लगे और कंडेंस्ड होकर के हमारे प्लैनेट्स और अदर जो यूनिवर्स के पार्टिकल्स हैं उनका इसमें फॉर्मेशन हुआ। तो ये मोल्टन ने अपनी इस डेफिनेशंस के अंदर दिया। इस डायग्राम में देखिए जैसे कांट और लाप्लास ने कहा था कि ये एक जो है वो रोटेटिंग गैस मास है, ये रोटेटिंग गैस मास है। इस रोटेटिंग गैस मास के अंदर जैसे इसका वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस होने से इसकी स्पीड इंक्रीज हुई और एक इससे अपर जो सरफेस था उससे सेपरेट होकर के जो गैसेज पार्टिकल थे वो सेपरेट हो गए, इससे दूर हो गए और इनके कूल होने से हमारे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि इसमें इंफॉर्मेशन ये पूरी आपको दिखाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है कि ये स्टार्टिंग में ये था, उसके बाद जो है वो इसका वॉल्यूम रिड्यूस हुआ तो ये इस शेप के अंदर जो है वो टूट करके अलग अलग हो गया, ये पार्ट टूट गया, ये पार्ट टूट गया, ये टूट गया, ये टूट करके अलग हो गए और आपके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। जो ये बीच का पार्ट था ये आपका सन प्रेजेंट के अंदर आता है। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे से सेपरेट होते हुए चले गए और हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। इसी प्रकार से जो मोल्टन और चैम्बरलिन ने अपनी नेबुलर हाइपोथेसिस के अंदर डेफिनेशंस दिया है, जो प्लेटिनिजेमल्स के अंदर जो बताया है उसके अंदर आता है कि ये एक प्लेनिजेमल्स था जिसमें आपके बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो कंसिस्ट थे। उसके बाद इसमें एक वंडरिंग स्टार इसके नजदीक आया। जैसे ही वंडरिंग स्टार सेकंड स्टेज के अंदर इसके नजदीक आता है तो इस वंडरिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से जो हमारे प्लेनिजेमल्स थे इसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो इसकी ओर अट्रैक्ट हुए।
इसकी ओर अट्रैक्ट हुए। जैसे कि हमारे जो टाइडल फोर्स के कारण से मून जो है वो हमारे वाटर को अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही इसके अंदर जो प्लेनिजेमल्स थे वो वंडर स्टार की ओर अट्रैक्ट हुए। ये अट्रैक्ट होकर के थर्ड पोजीशंस के अंदर ये इससे बिल्कुल सेपरेट हो गए। यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है, जबकि ये यहाँ पर आकर के सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ही वंडरिंग स्टार जो होता है वो प्लेनिजिमल से फार डिस्टेंस कवर कर लेता है, अधिक दूरी तय कर लेता है, तो ये जो सेपरेट पार्टिकल्स हैं वो आपके प्लेनिजिमल्स के सराउंडिंग एरिया के अंदर रिवोल्यूशंस करने लग जाता है, उसका घूमने लग जाता है। और जब घूमता है तो ये धीरे धीरे टूट करके, जैसे ये टूट करके सब सेपरेट हो गए और ये प्लेनिजिमल्स था ये आपके सन के रूप में हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो कांट और लाप्लेस के बाद चैम्बरलिन और मोल्टन ने इसको प्लेनिजिमल्स फॉर्म के अंदर बताया। इसके बाद अगली डेफिनेशंस जो आती है वो आती है सर जेम्स जीन्स की। सर जेम्स जीन्स ने अपनी जो हाइपोथेसिस थी उसको 1990 के अंदर जो है वो बताया। तो इसमें देखिए, सर जेम्स जीन्स ए ब्रिटिश साइंटिस्ट प्रोपाउंडेड द टाइडल हाइपोथेसिस। तो उन्होंने इसका नाम क्या नाम दे दिया, टाइडल, ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय जैसे कि ज्वार भाटा आता है, मून जो है वो हमारे अर्थ के नजदीक आ जाता है, या सन जो है उसकी और अर्थ की डिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो हमारे वाटर होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऐसे इसको टाइडल हाइपोथेसिस 1919 के अंदर दी। एंड अनोदर ब्रिटिश साइंटिस्ट हार्लोड जेफरीज suggested some modifications in this hypothesis in 1929। जो 1919 के अंदर जेम्स जीन्स ने जो अपने हाइपोथेसिस दी थी उसको हार्डल जेफरीज ने 1929 के अंदर मॉडिफाई करके फिर से प्रोपाउंडेड किया। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द सन वाज ए गैसेज मास, कि सूर्य हमारे गैस का मास है। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के अंदर ये गैस का मास था। अनोदर स्टार सेवरल टाइम लार्ज देन द सन, सूर्य से कई गुना बड़ा एक तारा जो है वो इसके पास आया। एक्सीडेंटली कम क्लोज टू इट एंड पुल द गैसेज मटेरियल अवे फ्रॉम द सन। एक्सीडेंटली उसके जो गैसेज पार्टिकल्स थे, मटेरियल थे, वो जो हमारा गैसेज मास था, जो सन था, उससे उसने उसको क्या कर दिया, पुल कर दिया, दूर कर दिया, धकेल दिया फ्रॉम द सन ड्यू टू इट ग्रेविटेशनल पुल। अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से उसको क्या कर लिया, खींच लिया, उसे दूर कर दिया। ए जाइंट टंग्स ऑफ मैटर कम आउट ऑफ द सन एंड द प्लेनेट वर फॉर्म्ड। जो एक बड़ी जीवा के रूप में, जाइंट टंग्स एक बड़ी जीव की तरह, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये टंग से एक जीभ सी जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ऐसी एक बड़े पैमाने पर जीभ सी बाहर निकलती है और ये ठंडे होकर के, कम होकर के, इससे सेपरेट होकर के प्लैनेट्स का ये फॉर्मेशन करते हैं। इस थ्योरी को बाइनरी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। द्वैतारिक, बाइनरी थ्योरी मीन्स होती है द्वैतारिक थ्योरी। तो इस प्रकार की थ्योरी जो है वो सर जेम्स जीन्स और हार्डोल जेफरीज ने भी 1929 के अंदर प्रस्तुत की थी, जो आपकी चैम्बरलिन और मोल्टन्स के प्लेनिजिमल्स थ्योरी थी उसी के तरह सेम थी। इसके बाद 1950 के अंदर ओटो शिमिट ऑफ रशिया एंड कार्ल वाइजास्कर ऑफ जर्मन, दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपने अपने व्यूज जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में दिया। समव्हाट रिवाइज्ड द नेबुलर हाइपोथेसिस। जो नेबुलर हाइपोथेसिस जो सबसे पहली हाइपोथेसिस थी उसकी थ्योरी में कुछ उसने संशोधन किया और उसको रिवाइज करके फिर से पेश किया इन देयर ओन डिफरेंट वे। ओटो सिम्स इन हिज इंटरस्टेलर डस्ट, ओटो सिम्ड ने कहा कि जो हमारी
धूल थी, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस जो है, गैस परिकल्पना का जो सिद्धांत है, टॉक अबाउट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स which Carl Weizsäcker emphasized on the existence of cosmic dust forming the sun. कार्ल वाइजास्कर ने इस डस्ट पार्टिकल को सूर्य की कॉस्मिक धूल के रूप में माना कि हमारे सन से ये जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे यूनिवर्स के अंदर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये सन के कॉस्मिक रेडिएशंस थे प्राप्त हुए थे, यानी कि सूर्य के डस्ट के रूप में, कॉस्मिक डस्ट के रूप में ये हमारे यूनिवर्स के अंदर आए थे। द फ्रिक्शंस एंड कोलिजन्स ऑफ द डस्ट पार्टिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप। धूल और गैस के कणों में जो फ्रिक्शंस हुआ, घर्षण हुआ, और कोलिजन्स जो टकराव हुआ, उसके कारण से ये एक डिस्क शेप के अंदर आ गए, यानी तस्तरी रूपा आकृति के अंदर ये बन गए। इनको ध्यान से समझना है कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स नेबुलर हाइपोथेसिस में नहीं बताए थे कि ये जो प्रीमोर्डियल मैटर हमारे यूनिवर्स के अंदर आए, ये कहाँ से आए। तो इसमें कार्ल वाइजास्कर ने इनको बताया कि ये डस्ट पार्टिकल्स थे, ये कॉस्मिक रेडिएशन से आए, और ये कॉस्मिक रेडिएशन हमारे सन से जनरेट हुई। इन कॉस्मिक रेडिएशंस के जो पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स के अंदर फ्रिक्शंस हुआ, घर्षण हुआ और कोलिजन्स हुआ। घर्षण और टकराव के कारण से इनकी जो शेप थी वो डिस्क शेप के अंदर हो गई, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के नजदीक आए, टकराए, घर्षण हुआ, और ये सारे मिलकर के एक तस्तरी नुमा आकृति के अंदर बन गए। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया कि ये इस शेप के अंदर एक दूसरे से क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क शेप क्लाउड्स एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशंस, और एक्रिएशंस प्रोसेस से ये क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए। एक्रेशंस मीन्स होती है अभिवृद्धि, कि ये आपस में एक दूसरे से, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हुआ और इनके सराउंडिंग पार्ट जो थे वो धीरे धीरे इनके साथ क्या होने लगे, जुड़े, और जुड़ करके ये ग्रहों के रूप में बन गए, आपके प्लेनेट के रूप में बन गए। ठीक है, तो इसके अंदर ये थ्योरी जैसे दी गई है कि स्टार्टिंग के अंदर ये कॉस्मिक रेडिएशंस थी, ये इस प्रकार से जनरेट हुई, ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास आई, धीरे धीरे पास आकर के ये क्या होने लगी, जैसे ये यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं आपके, यहाँ पर ये एक्रेशंस होने लगे, एक दूसरे से जुड़ने लगी, अभिवृद्धि इनमें होने लगी। और ये पार्टिकल्स देखिए आप, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे इंक्रीज हुआ तो इनके जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो इनकी ओर अट्रैक्ट होकर के ये लार्ज पार्टिकल में बन गए। इसमें जैसे आगे देखिए, इसके अंदर और दिखाया गया है, इधर के जो पार्टिकल्स थे वो इनके साथ और एक्रेशंस हो गए और ये पार्ट बड़े बन गए, और यहाँ का जो डस्ट पार्टिकल और कॉस्मिक रेडिएशंस थी वो क्या हो गई, एक दूसरे से दूर हो गई, और जो स्पेस था, आसमान था, वो क्लियर होता गया। तो ये, और लास्ट के अंदर देखिए ये और बड़े पार्ट बन गए, और जो जिनका टेम्परेचर फास्टली रिड्यूस हुआ वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गए, जिनका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं हुआ वो आज भी हमारे गैसेस फॉर्म के अंदर है। जैसे कि हमारे जो इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट है, तो आउटर प्लेनेट जो है वो आज भी हमारे कैसे हैं, गैसेस फॉर्म के अंदर है, क्योंकि उनका टेम्परेचर फास्टली रिड्यूस नहीं हुआ इसलिए वो आज भी गैस में है। और इनर प्लेनेट का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया इसलिए वो क्या थे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो ये अभी भी गैसेज फॉर्म के अंदर है, धीरे धीरे टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो इनमें से कुछ जो है वो सॉलिड फॉर्म में और कुछ गैसेज फॉर्म में रह जाते हैं, और हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन इस प्रकार से हुआ। तो ये जितने भी हमने थ्योरी पढ़ी हैं ये केवल कल्पनाओं पर आधारित है, हाइपोथेसिस हैं, ये परिकल्पनाएं हैं, इनके सॉलिड एविडेंस हमारे पास नहीं है, ना ही हम लेबोरेटरी वगैरह या किसी और भी फील्ड्स के अंदर इनको हमने प्रूव किया है। केवल जो हमारे पास जानकारियां थी, थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी, उसी नॉलेज से हमने इनको अंदाजा लगा करके इस प्रकार की ये थ्योरी हमने बनाई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मॉडर्न थ्योरी।
तो उसके अंदर ये सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि ये कहाँ से आई, कैसे ये बनी, कैसे टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कैसे इनमें जो है वो कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, किस टाइप से इनमें जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हुआ, किस टाइप से जो है इनमें जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हुए, कौन से इनर प्लेनेट है, कौन से आउटर प्लेनेट है। तो ये आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।